इस वीडियो में हम गोपाल कृष्णा गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोखले असल मायने में एक राजनीतिक विचारक नहीं थे। उन्होंने हॉब्स या लोकय की तरह कोई राजनीतिक ग्रंथ नहीं बनाए, न तो उन्होंने तिलक की गीता रहस्य या गांधी की हिंद स्वराज्य जैसी राजनीतिक टिप्पणी लिखी, जिसे उनके राजनीतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए संदर्भित किया जा सकता था। लेकिन हमारे पास विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा लिखे गए कई लेख हैं जो उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाते हैं। इसी तरह महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों और उनके समकालीनों के साथ उनके पत्राचार पर किए गए कई भाषण अब एकत्र किए गए कार्यों के रूप में उपलब्ध हैं, जो हमें उनके राजनीतिक विचारों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं। गोखले पर कुछ उत्कृष्ट आत्मकथाएं और विद्वतापूर्ण रचनाएं हैं जो उनके राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजनीतिक विषय गोखले का राजनीतिक चिंतन राज्य या राष्ट्र या संप्रभुता जैसी किसी भी बुनियादी राजनीतिक अवधारणा के बजाय उनके समय के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए उनके राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उनके समय और तरीके के बुनियादी राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख करना होगा। उन्होंने इन पर प्रतिक्रिया दी। अब मुद्दे कई संख्या में और जटिल प्रकृति के हैं। इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया के रूप में उभरे विचार गोखले की राजनीतिक सोच की समृद्ध विविधता को दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम गोखले के राजनीतिक विचार को 3 प्रमुख शीर्षकों के तहत जानेंगे, जैसे कि भारत में गोखले के उदारवाद में ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिक्रिया और वे जिस राजनीतिक प्रवचन के लिए तैयार हुए और काम किया। अपने समय के अधिकांश उदार भारतीय विचारकों की तरह गोखले ने भारत में ब्रिटिश शासन की सराहना की और उसका स्वागत किया। ब्रिटिश शासन की उनकी सराहना और विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की निरंतरता पर उनका आग्रह 2 परिसरों पर आधारित था। पहले उदाहरण में सभी नरमपंथियों की तरह गोखले आश्वस्त थे कि यह ब्रिटिश शासन की वजह से था कि भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अंग्रेजों ने कानून से पहले समानता की अवधारणा को बरकरार रखा। उन्होंने प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत को पेश किया। उन्होंने बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी। ये सभी चीजें निश्चित रूप से नई थी। यह फिर से ब्रिटिश था जिसने भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में सेट किया था। भारतीयों के लिए बहुत कुछ था अंग्रेजों से सीखने के लिए, और इसलिए गोखले ने निवेदन किया कि हमें उनके साथ कुछ समय के लिए रहना चाहिए और उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए। गोखले आश्वस्त थे कि यदि ब्रिटिश शासन कुछ समय तक जारी रहा तो भारत पूरी तरह से आधुनिक हो जाएगा और अंततः यूरोप के किसी भी अन्य स्वतंत्र राज्य की तरह राष्ट्रों के समुदाय में शामिल हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन की निरंतरता के उनके औचित्य का मतलब यह नहीं था कि वह भारत में ब्रिटिश प्रशासन से पूरी तरह संतुष्ट थे। मिसाल के तौर पर वह कर्जोनियन प्रशासन की उच्च पदवी के कटु आलोचक थे। उन्होंने कई मौकों पर यह तर्क भी दिया कि ब्रिटिश राज इस मायने में अधिक राज और कम ब्रिटिश था कि वह अंग्रेजी संसदीय संस्थानों को भारत में लाने के लिए अनिच्छुक थे। फिर भी उनका मानना कि ब्रिटिश शासन को भारत में अपने संभावित मिशन को पूरा करने के लिए नियत किया गया था। जैसा कि शुरू में कहा गया था कि गोखले अनिवार्य रूप से एक उदार विचारक थे, लेकिन उनका उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से थोड़ा अलग था जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप में मौजूद था। एक उदार गोखले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श को पोषित किया, लेकिन स्वतंत्रता ने उन्हें कुल अनुपस्थिति का संयम नहीं करने दिया। इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल तभी अनुमति दी जा सकती है जब व्यक्ति आत्म संयम और आत्म संगठन की भावना के साथ व्यवहार करें। वह जानते था कि स्वतंत्रता के आदर्श को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि नागरिकों को स्वतंत्रता के कुछ अधिकारों की गारंटी नहीं दी जाती है। उसके लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आदर्श का एहसास इसलिए उन्होंने 1904 में आधिकारिक गुप्त विधेयक का विरोध इस आधार पर किया कि प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने का प्रस्ताव किया गया था। गोखले ने निजी संपत्ति और अनुबंध की स्वतंत्रता के अधिकार का भी समर्थन किया। गोखले ने निजी संपत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुबंध की स्वतंत्रता के अधिकार का बचाव किया, जो अनिवार्य रूप से उदार सिद्धांत के मूल का गठन किया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आवश्यक नागरिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए। गोखले ने देश में प्रतिनिधि संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। गोखले ने सार्वभौमिक मताधिकार की मांग नहीं की। उन्होंने एनफ्रेंचमेंट के लिए संपत्ति योग्यता का प्रस्ताव रखा। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत चुनावों के लिए गोखले चाहते थे कि केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए
जिन्होंने न्यूनतम भू राजस्व का भुगतान किया हो, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक मतभेदों को पहचानते हुए धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का भी सुझाव दिया। गोखले ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया। इस प्रकार एक तरफ एक उदार गोखले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का बचाव किया और दूसरी ओर एक सीमित अर्थ में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना का समर्थन किया। भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में गोखले की समझ उनके राजनीतिक लक्ष्यों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक थी। राजनीतिक लक्ष्य जिसे उन्होंने आगे रखा, इसलिए भारत के लिए स्वशासन था। पहले के कांग्रेसी नेता अच्छी सरकार के विचार से संतुष्ट थे, जिसका मतलब एक कुशल और प्रबुद्ध सरकार थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी की तरह गोखले ने धीरे धीरे महसूस किया कि स्व सरकार के बिना कोई भी अच्छी सरकार कभी भी संभव नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों ने इस मायने में अच्छी सरकार दी थी कि उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था की स्थापना की थी। लेकिन फिर समय आ गया था कि हम भारतीयों को सरकार के काम से जोड़ा जाए, और यह तभी संभव था जब अंग्रेजों ने स्वशासन की अनुमति दी हो भारत को। इस प्रकार केवल अच्छी सरकार पर जोर देने के बजाय गोखले ने एक कदम आगे बढ़कर भारत के लिए स्वशासन की मांग की। वह ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा के भीतर ही स्वशासन चाहता था। दूसरे शब्दों में, वह उस तरह का शासन चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित उपनिवेशों में मौजूद था। गोखले स्वशासन की मांग करते हुए उस हद तक नहीं गए, नहीं उन्होंने स्वराज के लिए स्वराज शब्द पसंद किया जैसा तिलक ने किया था। गोखले ने अपने राजनीतिक लक्ष्य और कार्यक्रम को साकार करने के लिए जिन तरीकों की वकालत की, वे अनिवार्य रूप से संवैधानिक थे, चरमपंथी नेताओं के विपरीत। गोखले ने जन आंदोलन की तुलना में संवैधानिक तरीकों पर अधिक भरोसा किया। संगठित मुद्दों आंदोलनों के खतरे के साथ उन पर दबाव डालने की तुलना में भारतीय मुद्दों पर ब्रिटिश जनता की राय को समझने पर अधिक जोर दिया। अब तक हमने गोखले के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम अपने दूसरे सुधारक के बारे में जानेंगे।